अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आया है जो कि बहुत दिनों से चल रहा था और उस पे आज बहुत बरहम हुए हैं जस्टिस सरदार इसाक खान साहब। और याद रहे कि ये ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट के आला जुडिशरी में भी सामने आया था जब मंसूर अली शाह साहब से केस लेकर ये भेज दिया गया था दूसरे बेंच को। केस कुछ यूं है कि मिशाल यूसुफजई जो वकील हैं खान साहब की बानी पीटीआई की, वो उनको कहा गया कि वो उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो फिर सरदार एजाज इसाक खान साहब इस केस को सुन रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक रुकनी कमेटी यानी कि सकीना बंगर साहबा को उन्होंने नॉमिनेट किया कि वो जाकर ये 4 सवालात उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या मिशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं एंड अदर डिटेल्स, और वो आके कोर्ट को बताएं। जिसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने डोगर साहब, जो कि जस्टिस डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम कहिए या हो चुके हैं, तो वो उन्होंने ये ऑर्डर किया कि तमाम जो पीटीआई के केसेस हैं वो एक ही बेंच के आगे लगाए जाए। अब इस पे सरदार एजाज इसाक खान साहब काफी बरहम हुए। उन्होंने कहा जब मैं ये केस सुन रहा हूं तो मेरे आगे से ये केस कैसे लेके किसी और को दिया जा सकता है, ये तो तौहीन अदालत भी है और सुपरिंटेंडेंट जेल को तो तौहीन अदालत था ही। अब जो वहां पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, उनका भी कड़ा वक्त शुरू हो गया है और ये अब हम देख रहे हैं ये रेप्लिका है ऑफ द 26th अमेंडमेंट। लेकिन ये 26th अमेंडमेंट के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने एक हेल्पलाइन आज डिसाइड की है कि बनाई जाएगी ताकि आपके जो टैक्स के मसले हों या आपसे कोई आपको दबाव हो किसी तरह का, आपको ये कहा जाए या आपको ये कहा जाए कि ये कीजिए या वो कहा जाए कि वो कीजिए, कहीं से भी किसी किस्म का प्रेशर हो या कोई और आपको इस तरह से वर्गलाए, तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। और इस हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले कौन होंगे ये जाहिर है हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन आज सरदार एजाज इसाक खान साहब ने तो बहुत बरहम होकर ये कहा है कि ऐसा अगर ऐसे ही चलना है तो फिर बारूदी सुरंगें लगा दीजिए और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उड़ा दीजिए। और दूसरा ये कि अगर ये अनाओं की जंग ही है और अनाओं ने ही जीतना है तो फिर मेरे यहाँ बैठने का क्या फायदा। खैर ये मामलात होते रहेंगे और फिर पॉलिटिकल मामलात भी साथ साथ चलते रहेंगे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है पीटीआई ने कि उनको 22 तारीख को लाहौर में जलसे की इजाजत दी जाए। अब जाहिर है कि इजाजत कैसे मिलेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल जो नहीं गए थे वो नहीं अपने आप को उन्होंने उसमें शामिल किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में और इसके लिए बहुत ज्यादा उनको बुरा भला कहा गया। आज हम देख रहे हैं कि वो जो तोपों का रुख है वो नवाज शरीफ की जानिब भी आया है कि नवाज शरीफ साहब का मत है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ऑपोजिशन अलायंस बनता चला जा रहा है, उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का इरादा किया है ईद के बाद, और ये भी हमें पता है कि शवाल का चांद नजर आ जाएगा और 31 तारीख को मुमकिन तौर पर ईद होगी। तो उसके बाद किसी टाइम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें हुकूमत के अलावा सबको बुलाया जाएगा। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब हुकूमत से निकलने की धमकियां दे रही है क्योंकि वो कह रही है जो उनके मामलात थे वो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। आज मुर्तज़ा वहाब साहब भी कह रहे हैं जो उनसे वादे हुए हैं पीपल्स पार्टी से, जो बजट आने थे, जो पैसे मिलने थे, वो भी नहीं मिले हैं। तो अब ये दो इत्तेहादी नाराज तो हैं लेकिन साथ भी हैं, तो ये गोंद अब इनको कितने अरसे तक जोड़ के रखती है ये देखना बाकी है। और इसके अलावा हम और भी बात करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं शो में। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब फ्रॉम पीटीआई, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा रहमान साहब, ये सदर वज़ीर मुमलिकत भी हैं और मुआविन खसूसी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ज्वाइन किया हुज़ैफा साहब और मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, ये जो मिशाल यूसुफजई वाला केस है इस पर जो आज कमेंट्स आए हैं सरदार इसाक खान साहब के, ये तो आप इनको कैसे देखते हैं? फिर आप क्योंकि बार बार कहते हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो नहीं रन कर रही, रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क में, फिर ऐसे जजेस भी हैं, फिर हेल्पलाइन भी बन गई है, तो मामला तो ठीक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये बेसिकली दीज आर द नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ये मैनिपुलेशन, जुडिशरी की जो मैनिपुलेशन की गई है और उसको एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दिया है। जो हेल्पलाइन होगी उस हेल्पलाइन का क्या फायदा? आपको पूरा कोर्ट कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर हो रहा है, आप उन कोर्ट की बातें सुन नहीं रहे, आप उल्टा उसको कह रहे हैं कि नहीं ये हम फलाने को देकर करेंगे, उनके पास भेजेंगे, इनके पास भेजेंगे। मतलब आप लोग हम लोगों को क्या समझ रहे हैं कि अवाम को समझ क्या रखा है? डू यू थिंक अवाम इतनी बेवकूफ है? अवाम नहीं समझती कि क्या हो रहा है? अवाम को नहीं पता कि ये क्यों इनसे वो सारी चीजें लेके और डोगर साहब के हवाले कर रहे हैं? इनको नहीं पता कि डोगर साहब कह रहे हैं कि एक ही के पास करेगा चला जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस एक बंदे ने जो डिसीजंस लेने वो पहले से लिखे गए हैं या लिख कर उनको दे दिए जाएंगे कि यार ये तुम पढ़ के सुना दो।
अब अगर देखिए, अब यही तो वजूहात हैं कि जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान आज जो है ना डेमोक्रेसी के इंडेक्स में अथॉरिटेरियन रिजीम में चला गया। और अथॉरिटेरियन रिजीम भी वो कि जो मुशर्रफ के दौर, जो कि डिक्टेटरशिप का दौर थे, उससे ज्यादा बुरा, जो ज़ियाउल हक का दौर था उससे ज्यादा बुरा डिक्टेटरशिप का दौर बन गया है। और अफसोस की बात यह है कि ज़ियाउल हक के दौर में जो लोग सफर कर रहे थे, ये पीपल्स पार्टी वाले, वो इस वक्त इस सबसे बड़ी अथॉरिटेरियन रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये लोग खुद भी उससे ज्यादा, जितना इनके साथ बुरा हुआ उससे ज्यादा बुरी रिजीम लेकर आ गए। उसके अलावा इस पाकिस्तान की इस रिजीम को ऑप्रेसिव रिजीम इंटरनेशनली कहा जा रहा है, इसको अथॉरिटेरियन ऑप्रेसिव कर दिया। और उसके अलावा इसका आप ये देखिए, ये सारी वो वजूहात होती हैं कि जब आपके अंदर पॉवर्टी आ रही हो, जब ऑपरेशन आ रही हो, जब परसिक्यूशन आ रही हो, जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हो, जब ये सारी चीजें होती हैं तो दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। वो सब चीजें, ये सारी वो एक ही बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स है। और बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि जब आपको मैंडेट ना मिला हो और आप उस जगह पे आके बैठ जाओ, तो फिर ये बीमारी असल ये है। अब उसके लिए वो जो बीमारी है उसके 2-3 वजूहात हैं। एक वजह, तो मोहम्मद साहब, ये बीमारी एक मिनट मोहम्मद साहब की सवाल ले लीजिएगा। मैंने कहा वो जो अमेरिका में एक डेलीगेशन उन्होंने बनाया था कि वो अपना काम करेंगे, जिसमें शहबाज गिल साहब हैं और बहुत और लोग भी हैं, आतिफ खान साहब भी हैं, उन्होंने तो अपनी कोशिश कर ली। ये इमरान खान साहब ने ये खत्म ही कर दिया है मामला, ये एक डेलीगेशन ही नहीं होगा, ये कोई कमेटी ही नहीं होगी। तो ये किस बुनियाद पर खत्म किया है? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप के आते ही वो आजाद हो जाएंगे? मेरा ख्याल कि मुझे कि बिल्कुल इसके बारे में ना इमरान खान ने कभी कहा, ना किसी और ने कहा है कि उसका ताल्लुक इस चीज से था कि ट्रंप आएगा तो वो हो जाएगा। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये आई डोंट नो कि किस वजह से किया है या पहले क्यों किया था और किस वजह से वो किया था, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ग्रेव सिचुएशन है। पाकिस्तान डिके कर रहा है और उसकी मेन डिके की वजह से पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का रोल जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक और खराब हो गया है। जब हम ये याद रखें, एक बात याद रखें, ये अल्लाह ताला का उसूल है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था कि कुफर का निजाम जो कि इंसाफ या उस चीज पे हो तो वो चल सकता है, लेकिन वो निजाम जो जुल्म का हो या नाइंसाफी का हो वो नहीं चल सकता। और ये निजाम नहीं चल रहा और ना ही ये चलेगा। तो इस चीज के लिहाज से आप भूल जाए और ये इसी तरह ही कर रहे। और एक बात याद रखें, ये 26 तरामीम, तो इसीलिए आप नहीं शामिल हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, इसी बुनियाद पर आप नहीं शामिल हुए कि ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, आपने चलने ही नहीं देना। देखिए उसकी वजह ये थी, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हम लोगों के जो मेन चीज ये थी कि हमने कहा था कि हम लोग जाके इमरान खान से मिलके उससे कुछ मशावरत करके आ जाते। कोई ये बड़ी बात नहीं है, हम लोगों के 4-5-6 बंदे या 8 बंदे जाके मिल लेते, जो नॉमिनेटेड है उधर जाके बैठने के लिए, वो जाके मिल लेते, बात कर लेते। इससे पहले जब यहाँ तरीके लब्बैक मुलाकात तो हुई ना, मुलाकात तो हुई सर, मुलाकात हुई, एक रात पहले 14 कार का नाम भी दिया। नहीं, सुने, मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, दूसरी बात ये थे, हमें उसके बाद हमें थोड़ा सा ये शक भी हो गया था कि मुझे एक बात बताएं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जो इनके सदर हैं, जो इनके पार्टी के हेड हैं, जो पार्लियामेंट में भी हैं, जब वो नहीं कर रहे, जब इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी उधर जाके नहीं अटेंड कर रहे, तो व्हाई आर दे आस्किंग अस? इतना क्या चीज है? कहीं ये तो नहीं है कि जो मतलब एक चीज है ना, क्वेरी है कि जो अच्छा जही साहब कह रहे थे कि इस किस्म की तो कोई बात नहीं है कि हमें बुला के कह देते कि हाँ ये बैठे हुए हैं और बस जो करना है वो कर लेते और उसको वैलिडेट कर देते कि हाँ जी पीटीआई वाले भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, बहुत सारी चीजें थी, उसकी चीजें हो सकती है। इस वजह से हमने जाके सवालात पूछने थे, हमने जाके वो करने थे। उसके अगर ये मिलने देते हमें और हम चले जाते, क्या प्रॉब्लम हो जाती? इनको तो इन्होंने अपने लिए खुद ही वो कबर खो दी है कि इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी मिलने की। चले, ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे हुज़ैफा साहब का
ठीक है, आपकी चार्जशीट आ गई। मैं हुज़ैफा साहब आपके पास आती हूँ। आप एक तो नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी बहुत फील की गई, क्योंकि वो एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म भी हैं। उनके दौर में अब्दुल मालिक बलोच साहब ने भी कुछ डिस्कशंस की थी, जो कि अब कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे नहीं की थी, लेकिन उस वक्त कुछ पेशरफ्त हुई थी। 2013 की बात मैं कह रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद फिर ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का एलामिया आना, उसमें अफगानिस्तान का नाम ना होना, इंडिया का नाम ना होना, आपको लग रहा है ये तमाम तर चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी कुछ अपनी जो सॉल्यूशंस हैं उनको चेंज करने की जरूरत है? रूल्स ऑफ द गेम अगर चेंज करने की जरूरत है तो क्या नाम लिए बगैर हो सकता है? बहुत शुक्रिया सना बुचा साहब, आपने मुझे इसमें अपने शो में मदऊ किया और इतने हसास मौजू पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। मेरे भाई सेनेटर साहब ने तकरीबन कोई 8 मिनट 2 सेकंड जो है बात की है। मेरी दरखास्त होगी कि मुझे कम से कम 4 मिनट तो बोलने का मौका दें, ताकि मैं भी उन्होंने एतराजात किए उनका जवाब दे सकूं। और जी जी, थैंक यू सो मच जी। आप भी 8 पहली बात तो ये, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात किए बगैर हम किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे। तो मैं यहाँ से भी एक बात आपके सामने रखूंगा कि उस जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसके सिर्फ 2 ही एजेंडाज थे। पहला एजेंडा यानी ये हो सकता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, कार्रवाई करनी है, और दूसरा ये हो सकता है कि कार्रवाई नहीं करनी। तो ये कोई सियासी मामला था नहीं कि कोई कैबिनेट का डिसीजन हो रहा होता, कोई तहरीक इंसाफ कोई अदम एतमाद पेश करनी है, कोई कैबिनेट का हिस्सा बनना है, या कोई खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली लेकर आनी है। तो इसलिए ये एतराज जो है कोई जायज नहीं है। अब दूसरी बात है कि बहुत सारी सेनेटर साहब ने एक बड़े इल्जामात की फहरिस्त लगाई कि हम इस हुकूमत से बात नहीं कर सकते, नॉन इलेक्टेड हुकूमत है या हम पर इम्पोज की गई है, इस वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है। मेरा आज इरादा ही नहीं था कि मैं इस मौके के ऊपर कोई ऐसी तल्ख बात करूं जो हुकूमत की साइड से आए। और मेरा आज ख्वाहिश थी कि मैंने आपसे पहले भी 5-6 शोज किए, तो कोशिश यही की कि कौमी यकजहती की बात करूं और हुकूमत को बड़ा दिन करना चाहिए। लेकिन चूंकि सेनेटर साहब ने एक लंबा चार्ज फ्रेम किया है, तो कम अज कम मैं कोशिश करूंगा कि हर मौजू पे चंद सेकंड बात करके कम से कम सेनेटर साहब के सामने हकायक रख सकूं। बाकी उनकी मर्जी है, उनके फॉलोअर, उनके व्यूअर्स की मर्जी है कि मेरे हकायक को गूगल पे सर्च करें, अगर वो गलत हो तो निगेट करें, वरना कम से कम एडमिट हो तो कम से कम खामोश जरूर रहें। देखिए, पहली बात तो ये कि सना बुचा साहिबा, आप जानती हैं कि इस मुल्क में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से, मेरी आवाज आ रही है जी, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने बहुत एफर्ट की है। यानी उसमें अगर आप ANP की बात करें, उनकी टॉप लीडरशिप ने अपनी जानें दी। उनकी टॉप लीडरशिप 2013 का इलेक्शन नहीं लड़ सकी थी। बलोर बिरादरान के घरों पर हमले हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से अलहदा हो जाते हैं या पाकिस्तान से बात नहीं करते या हमारे साथ ये हुआ, हम इस इलेक्शन को ही नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन राह रास्त किया, यहाँ सवात से तालिबान को निकाला। उसी कॉन्टिन्यूशन में मियां नवाज शरीफ ने राह निजात किया, रद्दुल फसाद किया, और तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा से निकाल दिया गया था। फजलुल्लाह को उठाकर बाहर फेंक दिया था हमने। तो आपके 4 साल दौर में आपने उन्हें दोबारा आबाद करने के बहाने वापस लेकर आए, गुड तालिबान बैड तालिबान की इस्लाम मुतारिफ कराई। इन सब बातों का मैं जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आपने बात की तो मैं फैक्ट अगर बयान नहीं करूंगा तो बात मुकम्मल नहीं होगी। तो लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि KPK के हालात के ऊपर, आपने कहा कि हम APC बुला लेते हैं, या KPK के हालात के ऊपर आपको हमने पिछले चंद सालों में 500 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने दिए सिर्फ आपको, आपके नेक्टा के जरिए। आपने उसमें कहां खर्च किए वो पैसे? 1 महीना आपका पारा चिनार नो गो एरिया बना रहा, तब आप हर मौके के ऊपर आप कहते हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर ली जाए, बानी तहरीक इंसाफ से हमें मिलने दिया जाए ताकि हम बानी तहरीक इंसाफ से मिले। बानी तहरीक इंसाफ तो भी अपना मौकफ अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपना मौका उन्होंने बयान कर दिया था। अभी ये नहीं, फिर आप कहेंगे जी उनका ट्विटर हैंडल जो है वो बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो भाई आप मुझे बताएं कि उनके ट्विटर हैंडल को अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं कि जी वो चूंकि बाहर से उन्हें पता नहीं है। अगर अपने मतलब की बात हो तो आप कहते हैं जी बानी PTI का मौका उनके हैंडल के जरिए आ गया। तो मुझे बताएं, ऑपरेशन जब चल रहा था वहां पर और अभी ट्रेन ऑपरेशन क्लियर नहीं हुआ था, बानी तहरीक इंसाफ ने उस सारी कार्रवाई को बलूचिस्तान के से महरूमी से जोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के अपने ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए उन तमाम ट्वीट्स को रीट्वीट किया गया। तो मेरे भाई सेनेटर साहब जैसे लोग आके कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है PMLN, गवर्नमेंट हमारे मुंह में डाल रही है बात। भाई आपके ट्विटर हैंडल, जिस ट्विटर हैंडल का चेयरमैन जो है आपका बैरिस्टर गौहर साहब है, उमर अयूब साहब उसके अपोजिशन लीडर है, उस तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वही बातें करते हैं जो कि हिंदुस्तान के मीडिया बातें कर रहा होता है। तो फिर हम जब उसमें बात आपसे करते हैं तो आप कहते हैं कि जी हुकूमत हम पर तनकीद कर रही है, हम पर चार्जशीट कर रही है, हमें हुकूमत जो है दुश्मनों की सफों में खड़ा करना चाहती है। अब एक मौका आया था, देखिए मौलाना फजल रहमान क्या हमारे साथ है?
मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत के सबसे बड़े नाकिद बने हुए हैं, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक फोरम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि असेंबली का फोरम है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इसीलिए असेंबली फोरम पर की गई। अगर हम कैबिनेट कमेटी में करते, कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर करते, इसमें आर्मी चीफ अस्करी क़यादत होती, कहते कि अपने वुज़रा बुला लिए थे, डीजीआई, आर्मी चीफ, डीजीएमआई बुला लिए थे, इसलिए हम उसमें नहीं गए। हमने उसको नेशनल असेंबली के फोरम पर किया कि तहरीक इंसाफ आए। जो ये सब बातें टॉक शोज में बैठ के करते रहे, ट्रेन हादसे के बाद, उस सारे साने के बाद हमने कहा नहीं, आपने इसको किसी फोरम पर करना है, और वो फोरम बेहतरीन फोरम असेंबली का फोरम है। उसमें आप अस्करी क़यादत पे भी तनकीद कर सकते हैं, आप हुकूमत पे भी तनकीद कर सकते हैं, ऑपरेशन के प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं आए। आपने क्या कहा? आपने पहले देखें, हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। पहले आपने कहा जी बानी तहरीक इंसाफ को पैरोल पे रिहा करें, क्योंकि आपको पता था कि ऐसा होना ही नहीं है। वो जिन जराइम के अंदर है मैं उससे बात ही नहीं करना चाहते, मौका नहीं है, लेकिन वो अदालतों ने सजाएं उन्हें दी हुई हैं। फिर आपने कहा नहीं, हमें उनसे मिलने का मौका दें। अब मैं आपको बताया था हमने मिलने का मौका क्यों नहीं दिया। आपका अगला सवाल यही होगा कि जी हुकूमत बड़ा दिल कर लेती। देखिए, अगर हम नवंबर की रात को 2 बजे मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं कि जी धरने का मकाम बेहतर हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब ना हो, तो हुकूमत के पास काफी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सबकी रिपोर्ट्स मौजूद थी। इन्होंने तब भी यही फैसला करना था कि बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारे ये तहफुजात हैं, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होते। उसका क्या हमें नुकसान होता? आपकी मुसल्लह अफवाज का मोरल डाउन होता। आपके वो फौजी जवान जिन्होंने ऑलरेडी इस ट्रेन का ऑपरेशन किया है, या वो सवात, मालाकंड, आपके अकोड़ा खटक मुख्तलिफ मकाम पर फौजी लड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप सारा दिन एक पूरे मीडिया को अडियाला जेल के बाहर इकट्ठा करते, एक नया नैरेटिव देते, आपके दुश्मन ममालिक में सिर्फ और सिर्फ उसके क्लिप्स जो वो काटते और वहां पर चला देते कि पाकिस्तान के तो वारगस टेररिज्म के हवाले से भी एक तफरीक मौजूद है। आपको ये करना चाहिए था कि हमने आपको बुलाया था, 2 मौजूआत थे। कोई ये नहीं आपसे कह रहे थे कि कोई हुकूमत के अंदर कोई बहुत अहम फैसला साजी होनी है। अभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से आप ये बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई, नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला गया। आप एएनपी की क़यादत को आपने शहादत अपनी जगह पर दीवार से लगाया। कभी किसी ने बात की कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में मेरा अपना एजेंडा है जी, मुझे पहले एतमाद में ने सबने बात की कि हम अनकंडीशनली अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, मुल्क के साथ हैं, और इन दहशतगर्दों का कलाकमा करने के लिए हमें हर हद तक जाना चाहिए। इस मौके के ऊपर अगर आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे और चीजों को घुमाकर ले आएंगे, अब मुझे आप ये बताएं कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर सूबा जो है दाखिली या खारजी पॉलिसी पे तनकीद करे। आपकी फेडरल गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमने अफगानिस्तान के जो अफगानी शहरी यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का हब बन चुका है, उनके यहाँ पर सहूलतकार हैं। मेजोरिटी नहीं होगी, लेकिन अगर 35 या 40 लाख में से 1 लाख भी सहूलतकार हो तो हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर दहशतगर्दी फैलाने के लिए काफी है। आपका सूबे का वजीर आला कहते हैं आप उन्हें कुएं में फेंक रहे हैं, आप उन्हें खाई में फेंकने के मुतरादिफ है। दुनिया में कहीं ये होता है? आपके एक चीफ मिनिस्टर का सिर्फ बयान उठाकर दुनिया के सफेबल के अखबारों ने शायद किया होगा कि जी पाकिस्तान के अंदर अपना कंसेंसस नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। जब आप इस तरह का काम करते हैं तब हमें तकलीफ होती है, तब हम आप पे तनकीद करते हैं। फिर हम आपसे कहते हैं कि भाई जिस खैबर पख्तूनख्वा में हम दहशतगर्दी खत्म कर गए थे, पीपल्स पार्टी ने खत्म की थी, एएनपी का कंट्रीब्यूशन था, उस खैबर पख्तूनख्वा में आज 12 साल की आप लोगों की हुकूमत हो गई है। क्या सुबह हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? आपने दहशतगर्दी की वहां ऐसी वेव है कि इस वक्त जो है सूरत हाल वक्त गंभीर होती जा रही है। इसी तरीके से आपने पारा चिनार वाला वाकया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, लॉ एंड ऑर्डर मखदूश है। वजीर आला केपी के अपने इलाके के अंदर बगैर किसी भारी नफरी, भारी स्क्वाड, जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल के बगैर नहीं घूम सकते। ये सब बातें जब सामने आती हैं फिर आप पे तनकीद की जाती है, वरना कभी तनकीद नहीं की जाती। हम समझते हैं कि हुकूमत हमेशा बड़ा दिल करती है, हुकूमत चीजें इग्नोर करती है। आप क्या कह रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी की वेव आ गई है, हम कह रहे हैं कि इन दहशतगर्दों से निपटते हैं। आप कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है, हमने इनसे बात ही नहीं करनी, ये अवाम का मैंडेट ही नहीं लेकर आए, और हम बानी तरीके से जाके बात करेंगे, उन्हें पैरोल पे रिहा कर दें। जब आप इस तरह की बात करेंगे फिर जाहिर है हुकूमत की तरफ से भी तल्ख बातें होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे भी कुछ लोगों ने तल्ख बातें असेंबली फ्लोर पर की। अगर वो कौमी एकजहती की बात करते ज्यादा बेहतर होता, लेकिन जाहिर हर किसी के अपने जज्बात होते हैं। मैं यहाँ पर पार्टी का मौकफ दे रहा हूँ, किसी का अपना मौकफ भी जाती हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस फोरम पे शिरकत करनी चाहिए थी और सब इदारों को बताना चाहिए था, अवाम को बताना चाहिए था कि मुल्क के मफाद के लिए हम एक हैं, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम एक हैं। लेकिन इन्होंने वही काम किया जो हमेशा करते हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग या इनका नैरेटिव ज्यादा मशहूर किस बात से हो सकता है, वही इन्होंने किया। इन्होंने कहा हम उसमें शिरकत नहीं करते। सर अब मैं कुछ बोल लूं, अगर आपका टाइम पूरा हो गया तो मैं कुछ पूछने की जरूरत करूं। सर मैं इनकी 16 मिनट में मैंने खत्म किया है, इनको 12 मिनट। अच्छा चलें सर, मैं मेहरबानी करके अगर अच्छा सर एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं मोहम्मद साहब अपना दिफा खुद करेंगे, लेकिन मैंने ये पूछा था। अच्छा सर मैं बिल्कुल आपको सुनने के लिए बैठी हूँ सर, बिल्कुल आप, मगर मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की जब हम कहते हैं कि अदम मौजूदगी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी हुकूमत ने उनको रिप्रेजेंट किया है,
फिर अगर गंडापुर साहब भी इस मीटिंग में थे तो उन्होंने पीटीआई को रिप्रेजेंट किया है, तो बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। फिर ये इल्जाम तराशी क्यों करनी कि पीटीआई इसमें शामिल नहीं हुई? बड़ा जायज आपका सवाल है। मैं वैसे सॉरी इस सवाल को मिस कर गया था, बड़ा अहम सवाल है। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और उन्हें वजारत उज़्मा की पार्टी ने बार बार ऑफर की। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने भाई को कहा कि नहीं आप लीड करें, आप वजीर आजम बने। और मियां नवाज शरीफ को जो लोग जानते हैं, जो उनकी कैबिनेट में काम कर चुके हैं, ये जो उनके इत्तेहादी रहे हैं, वो नवाज शरीफ का स्टाइल जानते हैं कि नवाज शरीफ हमेशा पावर डेलीगेट करने का हामी है और पावर्स जो अपने नीचे वुजरा में, सबॉर्डिनेट्स में पावर डेलीगेट कर देते हैं। और इस मीटिंग में भी मियां नवाज शरीफ साहब किसी इस वजह से नहीं आए कि कोई इख्तलाफ है, कोई ऐसी वजह है, सिर्फ इस वजह से नहीं आए कि मेरा छोटा भाई ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, मुल्क का वजीर आजम है, वो किसी भी हवाले से जो फैसला करेगा वो इंडिपेंडेंट तरीके से फैसला करे। हर फैसला मियां नवाज शरीफ के सामने जाता है, मियां नवाज शरीफ की गाइडेंस और अप्रूवल उसमें मौजूद होती है। लेकिन इसमें से सूरत हाल ये थी कि हाँ, अगर पीएमएलएन की तरफ से कोई और वजीर आजम बैठा होता तो मियां नवाज शरीफ साहब लाजमी तशरीफ लाते। और अगर अब भी मियां नवाज शरीफ की कहीं जरूरत होगी तो कौमी सलामती, कौमी यकजहती के लिए मियां नवाज शरीफ सबसे आगे खड़ा होगा। माजी में हमने देखा मियां नवाज शरीफ ने अगर कौमी सलामती या कौमी यकजहती के लिए नवाज शरीफ के एक वोट की जरूरत थी और 26वीं आईनी तरमीम करना थी तो मियां नवाज शरीफ 3 दफा आए असेंबली में, एक दिन सारी रात बैठे रहे। तो ये बात नहीं है कि मियां नवाज शरीफ कोई नाराज है या मियां नवाज शरीफ की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ की हर वक्त जरूरत रहती है। मुझ समेत कोई भी बंदा अगर असेंबली में या कैबिनेट में बैठा हुआ है वो अल्लाह के बाद मियां नवाज शरीफ की वजह से बैठा हुआ है, चाहे वो कोई काउंसलर है, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। लेकिन बात यहाँ पर यही पीटीआई वाले कह रहे हैं हम बानी की वजह से बैठे हुए, हमें बानी से मिलने दिया जाए। वजीर आला तो जी मेरी बहन मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, वजीर आला केपी के तहरीक इंसाफ की मरकजी नुमाइंदगी नहीं है। अगर बैरिस्टर गौहर अयूब आ जाते हम कहते ऑल इज वेल। अगर आप ले आते बैरिस्टर गौहर को हम भी तब कहते ओके। नेशनल असेंबली के अंदर वजीर आला केपी के बालिहाज़े ओहदा बतौर वजीर आला आए हैं, वो तहरीक इंसाफ के किसी ऑफिस बेरर होने के नाते नहीं आए। और रिसेंटली तो ज़ाहिर है वो ऑफिस बेरर भी अब नहीं है, सूबाई सदर भी जुनैद साहब को बनाया है। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई एमएनए भी आ जाता तो हम इसको बड़े दिल से कहते कि तहरीक इंसाफ ने इस फोरम को खाली नहीं छोड़ा। देखिए मौलाना फजलुर रहमान को शदीद इख्तलाफात हो सकते हैं मवाए फोरम पर, उनने अंदर बातें की, गैरत कुछ ना कुछ तनकीद भी की होगी। ठीक है सर, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दे दीजिए। मोहम्मद साहब वेरी क्विकली अगर आप इसको रिकाउंट करना चाहते हैं, वरना फिर आई वांट टू मूव ऑन टू अनदर इशू। जी सर। मेरे ख्याल में आप उनके साथ ही प्रोग्राम कंप्लीट कर ले, मैं वैसे ही सुनता रहूंगा सारी बात। नहीं मोहम्मद साहब, आपको बिल्कुल आपको कह रही हूँ ना, आप इस पर जवाब देना चाहें तो बिल्कुल प्लीज सर, द फ्लोर इज योर्स। आपने उनको 15 मिनट दे दिए, वो शोर मचा रहे थे, मुझे 8 मिनट दिए, आपने उनको 15 मिनट दे दिए। उस ख्याल से अभी आपको मुझे 30 मिनट देने पड़ेंगे, उनका डबल करना पड़ेगा। आप 8 मिनट में बंद हुए थे, मैं 16 मिनट में खामोश हुआ। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा 1 मिनट है जय, आप मुझे एक बात, अब मैं बात बताता हूँ। देखिए 2-3 बातें इन्होंने कही है, मैं उसका सिर्फ जो एक शुरू में जो इन्होंने कहा था कि मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, एक फैक्ट भी नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने एक चीज बताई थी कि इनकी हुकूमतों में वो सारा जो दहशतगर्दी के खिलाफ ये करते रहे, फलाना करते रहे। फैक्ट्स ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में सबसे कम दहशतगर्दी थी। अच्छा नंबर 2 ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में जो दहशतगर्द थे या तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे उनको लाया गया। फैक्ट ये है कि वो प्रपोज हुआ था जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के टाइम पे 2021 में। अच्छा उसके बाद ये बात शुरू हुई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इसको एग्री नहीं कर रही थी और उस चीज़ के ऊपर डिस्कशंस हो रही थी, अभी कुछ हुआ नहीं था। जो मुझे याद पड़ता है ये जुलाई 2022 में अगर कोई आए थे तो उस टाइम पे आए थे, उससे पहले कोई पाकिस्तान में मेरे लिहाज से कोई भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कोई बंदा भी रिपैट्रिएट जुलाई 2022 से पहले नहीं हुआ था। इनकी हुकूमत में हुआ था, करने वाले जनरल बाजवा साहब थे, हुकूमत इनकी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इन लोगों ने 2023 में दोबारा बात की है उनके साथ, और मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब गए थे वहां पे ये डिस्कशन करने के लिए कि भाई हम लोग आपके अफगानिस्तान वालों के साथ कि हम आपके नदर्न अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान को हम वहां पे एडजस्ट करेंगे, जिसपे उन्होंने कहा था कि पैसे आप दोगे। तो ये है फैक्ट। ठीक है, अब आ जाती दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो किंग मेकर है, वो किंग है नहीं है। तो मुझे एक बात बताए, वो लंदन से जब आ रहे थे, जब उनके वो बायोमेट्रिक्स एयरपोर्ट पे हो रहा था, जब वो कबूतर उड़ा रहे थे, उसमें बड़े बड़े इश्तिहार आप दे रहे थे, उसमें तो एक बार फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। तो अगर वो इतने ही दिल के बड़े हैं तो उसमें लिख देते कि यार मैं तो नहीं हूं, फलाना है। वो तो उनको जब बनाया
लाया नहीं गया तो उसके बाद ये सारा मसला हुआ है। नंबर 3, वो इस वजह से नहीं आए, उसमें ये नहीं था, इन्होंने दोबारा कहा कि वो एक एक बात जो है उनके साथ डिस्कशन करते हैं और क्योंकि उनके छोटे भाई हैं। सुन ले, हमें यहाँ पर इसको कंक्लूड कर लेनी चाहिए सर। चलें आप जल्दी से अगर कंक्लूड कर लें सर प्लीज। जी आप मुझे देखिए ना, आप उनको अनइंटरप्टेड आप कह रही है, मुझे चले सर आप बोल बार बार ठीक है, मुझे सर मैं आपको नहीं इंटरप्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे पास वक्त भी कम है ना, मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं आपको बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे बात खत्म कर देना। उसके बाद ये है, वैसे भी उन्होंने डबल टाइम दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मियां शहबाज शरीफ की जगह कोई और होते तो वो डिस्कशन करते। इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि अगर भाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और हो तो हमें उस पर एतबार नहीं है। ये इन लोगों की सोच है कि अगर वो नहीं है, और यही वजह है। अच्छा, फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों के जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो कितने भी वो क्या कह सकते हैं उसे, ये टैक्स के फ्रॉड में न्यू का पड़े जाए, हम उसके वो नहीं है, लेकिन मेरा भाई खैर है, मेरी बेटी खैर है, लेकिन फलाना खैर नहीं है। ये लोग पिक एंड चूज करते। इन लोगों ने पिछले 40 साल में इस सोच ने इस मुल्क को तबाह किया है और इसी वजह से ये मुल्क नीचे जा रहा है। आज इनकी हुकूमत में पाकिस्तान जो है वो ऑप्रेसिव मुल्क बन चुका है। इनकी हुकूमत में पाकिस्तान जो है नॉन डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुका है। इनकी हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉवर्टी एक एक्सट्रीम पर चली गई कि इनकी हुकूमत के अंदर अगर आप देखे जाए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग इनकी हुकूमत में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इन लोगों ने अच्छा, एक और चीज है, एक बात याद रखिए, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, वो आप इनसे पूछ लेना। वो अफसार आलम साहब ने एक अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करके बोला है, वो इनसे सवालात कर लेना कि अफसार आलम साहब क्या इनसे हुकूमत वक्त से क्या सवाल कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं यहाँ वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो हम बात करते हैं, क्योंकि एएनपी ने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तजवीज दी है, उसको भी इसका हिस्सा बनाया जाए। और सदर जरदारी साहब ने आज अपनी सीईसी की मीटिंग में बोला है कि उनको एक कैंप लगाना है और बलूचिस्तान की तमाम महरूमियां जो हैं उनको एड्रेस करना है। अब ये दो चीजें कैसे चलेंगी इन रिलेशन विद द एलामिया जो कल जारी हुआ था, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कभी हमारा कड़ा वक्त चल रहा होता है मईशत के हवाले से, कभी अदलिया के हवाले से, और अब टेररिज्म। अब ऑफ कोर्स अब सारी जो फोकस है सब पार्टीज का यही होना चाहिए कि किस तरह से मसले से जान छुड़ाई जाए। और मिलिट्री लेवल पे तो हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन और करने की जरूरत है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स तमाम जमातों को साथ बैठना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत को वो रूम देना चाहिए। ये नहीं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत नहीं आएगी और हम हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स का ये वक्त नहीं है, बट दैट इज जस्ट अस। आप अगर डिफरेंटली सोचते हैं तो फिर दैट्स फाइन। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।